all men, if you are feeling something, find a safe space. ऐसा नहीं कि पब्लिक पे जाके बोलते रहो, but find a safe space. Maybe it can be a friend, a brother, your wife, your parents, or a therapist. Find a safe space to express, क्योंकि not expressing is harming your body. Do you cry? Absolutely. कई बार क्या होता है, मैंने खुद नोटिस किया है कि you don't allow yourself to cry, but if you allow it, you cry. तुम्हारे सास ने कुछ कह दिया, ठीक है? Yes. कुछ ऐसी चलते चलते कह दिया कि हाँ ये तो लड़की ऐसी है, तुम्हें बुरा लग गया. अभी तुम्हारे ब्रेन में वो बुरा लगना को थ्रेट माना जाता है, तो वो थ्रेट हो जाता है. और एक बार थ्रेट डिटेक्ट हुआ तो वो सारे रेस्पॉन्सेस जो फाइट एंड फ्लाइट वाले रेस्पॉन्सेस है वो यहाँ पे आ जाता है. क्योंकि सास ने कुछ बुरा कह दिया, मेरा हार्ट रेट बढ़ गया, सांस फूलने लगी, झुंझुनाहट होने लगा. तो ये अगर होते रहा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है. एंजाइटी इज नॉर्मल. It's normal. It's normal. Anxiety is like sadness. बच्चों को भी होता है anxiety? सबको होता है. अगर हम if you are born and you are living life, बीच बीच में anxiety होगा. Anxiety is something you feel whenever you feel like you are not in control. और लाइफ में हमेशा तो हम कंट्रोल में नहीं रहते, कुछ तो होता है जिससे हमारा कंट्रोल छूट जाता है. एक्चुअल में कुछ हो नहीं रही है, बट मुझे एंजाइटी के सारे सिम्टम्स हो रहे हैं. या फिर कुछ तो हुआ, मुझे एंजाइटी हुई, बट उससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं. मेरा एंजाइटी कंटिन्यूअसली चल ही रहा है. 3 दिन पहले की बात पे मैं अभी भी एंशियस हूं. दैट इज द प्रॉब्लम. तो ओसीडी का बीमारी में क्या होता है कि somebody has intrusive thoughts. उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं जो उनको आना नहीं चाहिए. ये भी प्रॉब्लम नहीं है. इंट्रूसिव थॉट्स नॉर्मल होते हैं, काफी लोगों को आता है. आपको भी आया होगा कभी कि मैं से खड़ा हूं, चलो इसके ऊपर चाय फेंक देते हैं. बहुत आता है. बहुत अजीब से थॉट्स ऐसे बैठी हूँ, चेयर टूट गया तो, हाँ, पंखा मेरे ऊपर गिर गया तो, हाँ, तो मुझे ओसीडी है? नहीं. अच्छा, रिलैक्स. द प्रॉब्लम इज जैसे ही हमें इंट्रूसिव थॉट आए, हम क्या करते हैं, अरे कुछ भी क्या सोच रहा है, छोड़ना, एंड यू मूव ऑन विद लाइफ. इन ओसीडी वो थॉट को हम छोड़ नहीं पाते, वो थॉट रह जाता है. मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट होता है कि आपका गोल प्रॉपर्ली डिफाइन करो. एक बार गोल डिफाइन हो जाता है तो हमारी डिसीजन मेकिंग और आसान हो जाता है. अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो अल्टीमेटली करना क्या है? आई टेल यू कि हाँ ये चेयर बिल्कुल सेफ है, और उसके बाद आई टेल यू कि नहीं, एक्चुअली देयर इज अ पॉइजनस स्नेक अंडर द चेयर. सच में तो नहीं है. ब्रेन में अगर कोई नेटवर्क एक तरीके से बना हो तो ट्रेनिंग से क्या होता है कि वो नेटवर्क हम तोड़ेंगे, दूसरा एक नेटवर्क बनाएंगे और उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे. तो दिस इज हाउ पीपल कैन चेंज देयर हैबिट्स. सब कुछ साइकोलॉजिकल है. Yes. मेरा एक प्रॉब्लम है इस लाइन से कि व्हाइल इट इज करेक्ट, जिस इंटेंट से लोग ये लाइन कहते हैं, मुझे लगता है कि उनका एक मिसअंडरस्टैंडिंग है. Okay. बिकॉज दे से इट लाइक इट इज अ डिसमिसल कि ये तो सब दिमाग में. हाँ. आई वांट टू करेक्ट दैट. चाइल्डहुड ट्रॉमा का मेन प्रॉब्लम ये है कि at a time when your own prefrontal cortex is not working, अगर बाहर से भी सेफ्टी नहीं मिला तो वो बचपन के जो ब्रेन को लगता है कि दुनिया खराब है. अगर मैं आपको कहूं अपनी आंखें बंद करो और सोचो क्या चल रहा है दिमाग में, हो सकता है वो कोई पास्ट मेमोरी हो, फ्यूचर की टेंशन, कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, या फिर बस रैंडम थॉट्स. ऐसा कई बार होता है. हमारा ब्रेन हमारी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा बिहेवियर, हैबिट्स और कई सारी चीज़ें. आज के हमारे सेशन में हम ब्रेन को समझेंगे. हम बात करेंगे कि ब्रेन को ट्रेन कैसे किया जा सकता है. हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वॉचिंग एनबीटी लाइव. आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर, डीएम न्यूरोलॉजिस्ट, नमा हॉस्पिटल, मुंबई. हेलो डॉक्टर. नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी.
सो जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में हम ब्रेन के बारे में बात करेंगे एंड आई एम श्योर ब्रेन इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ऑर्गन माना जाता है एंड सब बोलते हैं कि हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, हमारे थॉट्स को, इमोशंस को, हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं एंड आप बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो क्या है ब्रेन का मेंटल हेल्थ का कनेक्शन न्यूरोलॉजी से? तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई सालों तक हमें ये कनेक्शन पता नहीं था। कुछ 100 साल पहले तक हमें पता ही नहीं था कि शायद मेंटल हेल्थ जो हमारे थॉट्स होते हैं वो ब्रेन से आ रही है। इनफैक्ट अराउंड 300 ईयर्स अगो ये माना जाता था कि शायद जब कोई औरत को कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो क्या वो नेगेटिव थॉट्स उनके यूट्रस से आ रहा है, जिस वजह से एक टर्म होता है हिस्टेरिया। तो हिस्टेरिया का वर्ड आता है हिस्टरस से, जो कि दैट इज फॉर यूट्रस। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन लोगों को लगता था कि शायद ये नेगेटिव थॉट्स यूट्रस से आ रहा है। हम तो उस पॉइंट से तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। नाउ वी नो कि जो थॉट्स है, जो हमारा माइंडसेट है, वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। और अभी पिछले 10-20 साल में काफ़ी एडवांस रिसर्च हुआ है समझने के लिए कि ब्रेन के कौन से कनेक्शन से कौन से थॉट्स आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सारा रिसर्च ख़त्म हो गया है, कि हमें सब कुछ पता है, बट वी डेफिनेटली नो मोर देन बिफोर। तो सिंपल सी बात है कि हमारा ब्रेन का काम है हमें सेफ रखना, हमें हमारा सर्वाइवल में हेल्प करना, और उस सर्वाइवल के लिए जो भी ज़रूरत है वो ब्रेन करेगा। तो या तो हमें मोटिवेशन देगा कुछ करने के लिए, या हमें डरावनी थॉट्स लेके आएगा कि किसी चीज़ से दूर भागने के लिए। ये दो चीज़ हमारा ब्रेन का काम है। आपने बताया कि ब्रेन कंट्रोल करता है, कभी डरावने थॉट्स आ जाते हैं, क्यों डर लगता है हमें? डर क्यों लगता है? वेल, डर इसलिए लगता है क्योंकि लाइफ में ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो थ्रेट हो सकती है, जो हमें मार सकती है। जैसे अगर हम बैक टू द फॉरेस्ट टाइम्स अगर गए, जैसे हंटर गैदरर टाइम्स में चले गए, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस दैट कैन हर्ट अस। तो जैसे प्रेडेटर और प्रे होती है, तो हमारे ब्रेन उस टाइम पे वायर्ड हुई है टू लुक फॉर प्रेडेटर्स। हम हमेशा देखते रहते हैं कि क्या कोई आ रहा है मुझे मारने के लिए, एंड जब ये वैलिड हो तो दैट इज अ वेरी यूजफुल थिंग। जब असली में समझो कोई टाइगर आ रहा है तुम्हें मारने को, तो तुम्हारा जो डर है वो इट्स अ वैलिड रेस्पॉन्स। अनफॉर्चुनेटली जो पुराना वो रेस्पॉन्स है वो आज के ज़माने में ओवर ट्रिगर हो रहा है, जबकि उसके लिए कोई कारण नहीं है। तो अगर किसी ने हमें ऐसे गलत तरीके से देख लिया, गुस्से में देख लिया, एक्चुअल में तुम्हारे लाइफ का कोई डेंजर नहीं है, बट तुम्हारे ब्रेन का वो पुराना नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है, डर लगने लगता है, और हम उस डर से फिर ऑपरेट करते हैं। दैट इज व्हाट एंजाइटी इज। तो एंजाइटी इज व्हेन योर ब्रेन थिंक्स दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कोई तुम्हें मारने आ रहा है, और उस वजह से तुम्हारे बॉडी में वो सारे रिएक्शंस होते हैं जो पुराने टाइम पे एक्चुअल थ्रेट में होता था। ओके, अभी आपने बताया कि एंजाइटी की वजह से भी सारी चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। पहले एंजाइटी के बारे में हम बात करेंगे। आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि आपने न्यूरोलॉजी का फील्ड क्यों चूज किया, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग एंड आप जैसे बात करो ना, आई कैन फील कि कितनी एक्साइटिंग चीज़ें हम और भी डिस्कस करेंगे आगे। सो पहले आप ये बताइए कि आपने क्यों ये फील्ड चूज किया। देखो, व्हेन कोई एमबीबीएस स्टूडेंट आगे सोचेगा कि क्या करना चाहिए, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मेरा इंटरेस्ट था बॉडी को समझना, ठीक है, तो मुझे एमडी मेडिसिन करना था, क्योंकि मुझे पूरे बॉडी में इंटरेस्ट था। मुझे समझना था कि पूरा बॉडी कनेक्टेड कैसा है। एक बार वो कर लिया तो आई अंडरस्टूड दैट बाकी सारे जो ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, लिवर है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें मुझे वो मिस्ट्री नहीं दिखा। बट ब्रेन में वो एक मिस्टीरियस कुछ था जो कि लोगों को इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या है। इंग्लिश में इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। यू डोंट रियली नो व्हाट इज इनसाइड इट, लाइक अ ब्लैक होल। जैसे हमें पता है अगल बगल में क्या है, बट उसके अंदर डेप्थ में क्या है वो क्लियर नहीं था, एंड इट गॉट मी क्यूरियस। तो मुझे उसमें डेप्थ में जाना था, मुझे और सीखना था। एंड एज सून एज आई स्टार्टेड रीडिंग, मुझे ये भी समझ में आया कि जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर, लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, इसका भी आंसर अल्टीमेटली ब्रेन के अंदर से ही है। तो साइकोलॉजिस्ट भी वही क्वेश्चन आंसर कर रहा है। नॉट जस्ट साइकोलॉजिस्ट,
अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें कि हम यहाँ पे क्यों है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली वही आंसर है कि वो भी ब्रेन से ही आना है। तो मुझे लगा कि कई सारे क्वेश्चंस के आंसर शायद मुझे न्यूरोसाइंस में मिलेगा। दैट्स व्हाई आई चोज न्यूरोसाइंस। सो यू सेड कि बिहेवियर की वजह से भी हमारी बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं। किसी को ना बहुत गुस्सा आता है, कोई बहुत जल्दी सैड हो जाता है, yes. लेकिन लोग बोलते हैं कि आपका ना विल पावर स्ट्रांग नहीं है। जिन लोगों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है या बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, तो क्या एक्चुअल में विल पावर का कुछ रोल होता है या फिर सिर्फ ये ब्रेन फंक्शन करता है हमारा? ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, क्योंकि विल पावर आती है ब्रेन के नेटवर्क से। Okay. So there is one particular network, ऐसा एक नेटवर्क है ब्रेन के अंदर जो तुम्हारी विल पावर को कंट्रोल करता है। एंड जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स इन योर बॉडी, विल पावर का भी जो नेटवर्क है वो आप एक्सरसाइज से, सर्टेन प्रैक्टिसेस से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन थिंग्स, ऐसे कोई इवेंट्स हो सकते हैं तुम्हारे लाइफ में जिसमें तुम्हारा वो नेटवर्क वीक हो जाए। तो दोनों पॉसिबल है, तुम्हारा वो नेटवर्क स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। So for me this is an optimistic thing. अगर किसी को लग रहा है कि मेरा विल पावर अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी तुम्हारा वही आइडेंटिटी है। तुम ऐसे चीजें कर सकते हो जिससे तुम्हारा विल पावर बढ़ सकता है, बट वो भी एक ब्रेन का नेटवर्क ही है। ब्रेन के बाहर कुछ है नहीं। मतलब ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या आउटकम चाहिए। व्हाट आर यू ट्रेनिंग योर ब्रेन फॉर? जैसे कि अगर कोई म्यूजिशियन है और उनको सीखना है कि गिटार और कैसे अच्छे से बजाए, तो उनका ट्रेनिंग अलग होगा। whereas there is a student जिनको और ज़्यादा फोकस करना है, तो उनका ट्रेनिंग अलग होगा, क्योंकि ब्रेन के अलग अलग नेटवर्क्स का ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि कई सारे सिचुएशंस में हम बहुत सारे नेटवर्क्स को एक साथ ट्रेन करेंगे। अगर समझो कोई सीख रहा है कि फोकस कैसे करे, उनको वो जो भी लेसन सीखेंगे उससे वो गिटार सीखना भी ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि कई बार ओवरलैपिंग नेटवर्क्स होते हैं। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, ट्रेनिंग तो हो सकता है, और ट्रेनिंग का मेन कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो ब्रेन में अगर कोई नेटवर्क एक तरीके से बना हो, तो ट्रेनिंग से क्या होता है कि वो नेटवर्क हम तोड़ेंगे, दूसरा एक नेटवर्क बनाएंगे और उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो दिस इज हाउ पीपल कैन चेंज देयर हैबिट्स। वो लोग का आइडेंटिटी बदल सकता है, उनका थॉट प्रोसेस बदल सकता है। तो इसका एक प्रोसीजर होता है। ओके, इस प्रोसीजर के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रेन को लेकर के काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के मन में, इवन मेंटल हेल्थ को लेकर भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। आपके पास अब तक का सबसे वियर्डेस्ट मिसकंसेप्शन क्या है? लाइक लोग आपके पास में भी आते होंगे ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लेके, तो क्या वियर्ड प्रॉब्लम लेके आए आपके पास? देखो, सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि ये सब तुम्हारे दिमाग में है, हाँ, ये रियल नहीं है। दिस इज वेरी कॉमन। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आधी लाइन तो सही है कि हाँ ये तुम्हारे दिमाग में है, बट ये कहना कि इसका मतलब ये रियल नहीं है, ये बहुत गलत है। क्योंकि हम रियल को कैसे डिफाइन करें? ठीक है, रियल होता है जो कि जिसका रियल कॉन्सिक्वेंसेस हो। तो अगर तुम्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू है और उस वजह से तुम उठ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे जॉब पे नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, दोज आर रियल कॉन्सिक्वेंसेस। तो व्हेन समथिंग इज हैपनिंग और उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्चुअल में हो रहे, दैट मीन्स दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग इज रियल। हम उसके रियलिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, और क्या मिसकंसेप्शंस हैं ब्रेन को लेकर के? एक है कि ब्रेन और बॉडी का कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं। अच्छा। सो मेनी पीपल फॉरगेट दैट द ब्रेन एंड द बॉडी आर कनेक्टेड। तो अगर तुम्हारा बॉडी सफर हो रहा है तो ब्रेन विल सफर, इफ द ब्रेन सफर्स देन योर बॉडी विल सफर। दोनों तरफ से इट इज कनेक्टेड। तो मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे जिनका ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट उनके बॉडी में प्रॉब्लम हुआ, या तो उनके गट में कुछ इश्यू हो गया, उनको कुछ इन्फेक्शन हो गया, उनके लिवर में प्रॉब्लम हुआ, एंड इवेंचुअली ब्रेन में प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। उनका बिहेवियर चेंज होना, गुस्सा ज़्यादा आना, इरिटेबल होना, वैसे भी देखा है। उल्टा भी देखा है, जिनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं था बट उनके सिर्फ ब्रेन में या माइंड में प्रॉब्लम शुरू हुआ, उनको एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, उस वजह से थोड़े टाइम के बाद बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। उनका शुगर लेवल्स बढ़ सकता है, उनका वेट बढ़ सकता है, उनका नींद खराब हो सकता है, दे कैन हैव पेन।
सो क्रॉनिक पेन मतलब बॉडी में दर्द होना बिना कोई कारण का, मतलब उनका हाथ दुखने लग सकता है, उनकी पीठ दुखने लग सकती है, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द हैंड और द बैक. अगर हमने MRI किया तो सब कुछ नॉर्मल है, बट द पेन इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन. लोग बोलते हैं ना कि अगर आप खुद सोच लो ना कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल. मोस्टली डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओ किसी प्रॉब्लम को लेके और अगर डॉक्टर पॉजिटिव होता है ना तो पेशेंट की आधी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है. एंड तभी वो बोलते हैं कि आपके ब्रेन में सारी चीजें इट्स ऑल साइकोलॉजिकल. और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम बोलते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो थॉट्स हैं, उनका हमारा क्या कनेक्शन होता है मेंटल हेल्थ से? तो ये आपने एक लाइन कही कि सब कुछ साइकोलॉजिकल है. यस. मेरा एक प्रॉब्लम है इस लाइन से कि while it is correct, जिस इंटेंट से लोग ये लाइन कहते हैं, मुझे लगता है कि उनका एक मिसअंडरस्टैंडिंग है. Okay. Because they say it like it is a dismissal, कि ये तो सब दिमाग में है. I want to correct that, क्योंकि while it is true कि तुम्हारे थॉट्स के वजह से तुम्हारे बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो अफेक्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने सिर्फ थॉट चेंज किया तो सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया. क्योंकि शुरुआत में थॉट्स के वजह से चेंजेस होंगे, बट आफ्टर अ वाइल वो चेंजेस जो है वो परमानेंट भी हो सकते हैं. थॉट चेंज करने के बाद भी पूरा रिकवरी नहीं हो पाएगा. सो आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दिस कि कई बार थॉट्स को चेंज करना इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा भी देयर आर अदर ट्रीटमेंट्स टू बी डन. तो सब कुछ सिर्फ थॉट पे रखना डेंजरस हो सकता है. तो ये एक पॉइंट मुझे हाईलाइट करना था. बिल्कुल. सर, आपने मूवी देखी है हंसी तो फंसी? उसमें देयर वाज अ कैरेक्टर कॉल्ड मीता. तो एक बहुत फेमस डायलॉग था उसका कि कुछ सेंसेशंस होते हैं बॉडी में, थरथराहट, कपकपाहट, फुसफुसाहट. सो देयर वर सम सेंसेशंस बॉडी में होते हैं. तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे सेंसेशंस एक्चुअल में होते हैं, टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं, या नमनेस होती है बॉडी में, घबराहट होती है, या कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना हो तो एंजाइटी होने लग जाती है. इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्यों होता है ये? बिल्कुल. तो हमने ऑलरेडी बात की थी, ब्रेन का एक फंक्शन होता है थ्रेट को डिटेक्ट करना. जैसे कोई डेंजर अगर आ गया तो मुझे उस पर अवेयरनेस चाहिए. तो एक बार वो अवेयरनेस आ जाता है तो बॉडी का एक रेस्पॉन्स होता है, उसको सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स कहते हैं. सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स में क्या होता है, आपने ये शब्द सुना होगा, फाइट और फ्लाइट. तो फाइट और फ्लाइट का बेसिक मीनिंग मैं समझा देता हूं कि अगर कोई डेंजर आ जाए तो या तो मैं लड़ूं या मैं भाग जाऊं. ये दो ही ऑप्शन है मेरे पास. नहीं तो अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा. करेक्ट. तो ये जो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स है उसमें कई सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में. तो अगर हमें फाइट करना है तो क्या क्या होना चाहिए? हमारे हार्ट रेट को बढ़ना है, बिकॉज आवर मसल्स नाउ नीड टू बी एक्टिव. क्योंकि फाइट करना है तो मसल्स को स्ट्रेंथ चाहिए. मसल्स को स्ट्रेंथ के लिए ब्लड चाहिए. ब्लड ज्यादा कैसे पहुंचेगा? अगर हार्ट रेट बढ़ेगा. नंबर 1. हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो ब्रीदिंग विल इंक्रीज, हम ज्यादा सांस लेना शुरू करते हैं. तीसरा, हमारा जो कोर ऑर्गन्स है उनको ब्लड चाहिए तो हमारा स्किन माइट बिकम अ लिटिल कोल्ड. ठीक है, थोड़ा सा, तो उसके लिए झुंझुनाहट आना शुरू हो जाता है. तो जो घबराहट है दैट इज योर हार्ट रेट इंक्रीजिंग. सांस फूलना दैट इज योर ब्रीदिंग इंक्रीजिंग. एंड जो झुंझुनाहट है दैट इज बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन गोइंग अवे फ्रॉम योर स्किन टुवर्ड्स द मसल, टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स योर गट. तो सब अंदर चला जाता है क्योंकि नाउ यू हैव टू बी प्रोटेक्टिव. तो ये सारे चेंजेस बहुत सेंसिबल तरीके से डिजाइन किया गया है, बिकॉज अगर असली में तुम डेंजर में होते तो ये सब तुम्हारे लाइफ को बचा सकता है. द प्रॉब्लम इज कि अगर हम ऐसे ही घर में बैठे हैं एंड तुम्हारे सास ने कुछ कह दिया, ठीक है, कुछ ऐसे ही चलते चलते कह दिया कि हाँ ये तो लड़की ऐसी है, तुम्हें बुरा लग गया. अभी तुम्हारे ब्रेन में वो बुरा लगना को थ्रेट माना जाता है, तो वो थ्रेट हो जाता है. और एक बार थ्रेट डिटेक्ट हुआ तो वो सारे रेस्पॉन्सेस जो फाइट एंड फ्लाइट वाले रेस्पॉन्सेस है वो यहां पे आ जाता है. क्योंकि सास ने कुछ बुरा कह दिया, मेरा हार्ट रेट बढ़ गया, सांस फूलने लगी, झुंझुनाहट होने लगा. तो ये अगर होते रहा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है.
छोटे छोटे चीजों पे भी ये रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हम इसको डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रिएक्शन है बॉडी का, और वो रिएक्शन किसी कारण से हो रहा है। अभी वो कारण सही है कि गलत, वो हमारा कंसर्न नहीं है, बट हमारा कंसर्न है कि उस वजह से बॉडी में क्या रिएक्शन हो रहा है। और अगर इसको ट्रीट करना है तो काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है, क्योंकि वो पर्सन को पता होना चाहिए कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने वो कनेक्शन नहीं बनाया कि सास ने ये बोला इसलिए मुझे ये हो रहा है, वो कनेक्शन उन्होंने नहीं बनाया। तो एज अ डॉक्टर इट इज योर जॉब टू कम एंड टेल देम दैट हाँ, आपको टेंशन हो रही थी इस बात की, इस वजह से तुम्हारा बॉडी रिएक्ट कर रही है, और आगे तुम्हें अगर ये नहीं होना है तो वो रिलेशनशिप को ठीक करो, whatever is needed. अगर नहीं ठीक हो रहा है तो that is the next question. That is where you need counseling. क्योंकि कई बार it's not as easy as ये दवाई लो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि to fix a relationship is sometimes harder than to fix a biological problem. तो यहाँ पे तुम्हें थेरेपी की जरूरत होगी, कोई काउंसलर की जरूरत होगी, तुम्हें बैठ के बात करना पड़ेगा उनके साथ, तो वो सब और कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस हो जाता है, बट उसका रीजन समझना जरूरी है। ओके और सर, अगर किसी को ऐसा हो रहा हो ऑन स्पॉट, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? दो चीज है। एक है कि अगर हम कंटिन्यूअसली एक्सपोज्ड हो वो थ्रेट से, तो काम डाउन होना मुश्किल है। तो कई बार लोग वहां से उठते हैं और थोड़ा दूर चले जाते हैं, एंड as soon as they go out they feel better. मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एंग्जाइटी रिलेटेड हो सकता है, सिंपैथेटिक सिस्टम के रिलेटेड होता है, और मैं सबको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पिछले बार आप वेकेशन में कब गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट। और वो बोलते कि हाँ 2-3 महीना पहले हम गोवा गए थे 1 हफ्ते के लिए। और मैं पूछता हूँ कि वो 1 हफ्ते में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? मोस्ट ऑफ देम विल से नहीं हुआ, कुछ नहीं था वहां पे, ना सर दर्द हुआ, ना बैक पेन हुआ, ना झुंझुनाहट हुआ, घबराहट हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि वहां पे तुम थ्रेट में नहीं थे, यू आर रिलैक्स्ड। तो द ऑपोजिट ऑफ थ्रेट, द ऑपोजिट ऑफ सिंपैथेटिक इज पैरासिम्पैथेटिक। वो एक अलग शब्द है। तो पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है यू आर रिलैक्स्ड, यू आर इन रेस्ट। तो जब हम सो रहे होते तब हमारा बॉडी पैरासिम्पैथेटिक में होता है, जब हम रिलैक्स्ड होते तब हमारा बॉडी पैरासिम्पैथेटिक में होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक में तुम्हारा हार्ट रेट लो होता है, तुम्हारा ब्रीदिंग स्लो रहता है, तुम्हारा डाइजेशन अच्छा होता है, तुम्हारा थॉट्स ज़्यादा भाग नहीं रहा होता है। तो दैट इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ रिलैक्सेशन। तो अगर आप वेकेशन में हो तो यू आर इन पैरासिम्पैथेटिक। ट्रू दैट। और अगर किसी को ये दे वांट कि हम इस स्टेट में ही रहें, हमें इसी स्टेट में रहना है, हमें रिलैक्स रहना है, हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, क्या करें उसके लिए? तो सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। लाइफ में सिंपैथेटिक सिस्टम में नहीं जाना इज नॉट एन ऑप्शन। ये तो आप निर्वाणा की बात कर रहे हो कि हमें ऐसा कोई सिचुएशन होना ही नहीं चाहिए जिससे हमें थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट ना हो, क्योंकि देखो डिस्कम्फर्ट बुरी बात नहीं है। डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि यू आर डूइंग समथिंग न्यू, जिससे तुम्हें आदत नहीं है या जिससे तुम्हारा पूरा कंट्रोल नहीं है वो सिचुएशन से। अगर हम कंट्रोल के बाहर गए ही नहीं, अगर हम हमारे कंफर्ट जोन के बाहर गए ही नहीं, तो हाउ विल यू ग्रो? दिस इज द प्रॉब्लम कि सिंपैथेटिक सिस्टम इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ओके, इसी से हमें नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, राइट? तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अगर वो जॉब पे हो तो तुम्हें कोई नया प्रोजेक्ट कोई दिया ही नहीं, अगर हम पूरा 30 साल 9 to 5 यू डू द एग्जैक्ट सेम जॉब, विल देयर बी ग्रोथ? नो, नॉट एट ऑल। तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, तुम्हें सैलरी इंक्रीज नहीं होगा, तो कुछ नया सैटिस्फैक्शन भी नहीं होगा, एक पॉइंट नहीं होगा। एग्जैक्टली, तुम्हें बोर होगा। तो दिस इज द अदर साइड। सिंपैथेटिक सिस्टम, हम बोलते हैं कि उससे एंजाइटी होती है, बट उसी से एक्साइटमेंट भी होता है। ट्रू, किक आता है, बोलते हैं ना। ओनली व्हेन यू डू समथिंग न्यू तुम्हें अच्छा लगता है, राइट? जैसे अगर सेम मूवी रोज देखेंगे मजा नहीं आएगा, राइट? सेम जोक बार बार सुनेंगे मजा नहीं आएगा। वो न्यूनेस में ही एक्साइटमेंट है, बट उस वहीं पे एंजाइटी भी है। दिस इज द न्यूआंस जो लोगों को समझना है। तो बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। करेक्ट। तो सीखने का मेन चीज ये है कि अगर हम सिंपैथेटिक में हो, हाउ डू यू गेट टू पैरासिम्पैथेटिक? अगर हम थ्रेट महसूस कर रहे हैं, हाउ डू यू गेट टू रिलैक्सेशन? वो सीखना जरूरी है। ट्रू, राइट।
एंड सर आपने बोला था कि एंजाइटी का स्टेट रहता है जहाँ पे आपको इस तरह के सेंसेशंस होते हैं, हमने वो नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशंस की बात की थी। एंजाइटी और पैनिक अटैक्स में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये दोनों एक ही चीज का स्पेक्ट्रम है। सो एंजाइटी, जैसे मैंने बताया, एंजाइटी इज व्हेन यू आर अफ्रेड दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। एंजाइटी इज नॉर्मल। इट्स नॉर्मल। इट्स नॉर्मल। एंजाइटी इज लाइक सैडनेस। बच्चों को भी होता है एंजाइटी? सबको होता है। अगर हम, इफ यू आर बॉर्न एंड यू आर लिविंग लाइफ, बीच बीच में एंजाइटी होगा। एंजाइटी इज समथिंग यू फील व्हेनेवर यू फील लाइक यू आर नॉट इन कंट्रोल। और लाइफ में हमेशा तो हम कंट्रोल में नहीं रहते, कुछ ना कुछ तो होता है जिससे हमारा कंट्रोल छूट जाता है। दैट इज नॉर्मल। जैसे अगर मेरा 7 बजे का फ्लाइट है, मैं 6 बजे भी ट्रैफिक में अटकाऊं, मुझे एंजाइटी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, दैट इज अ नेचुरल रिएक्शन। अगर मेरा फ्रेंड मेरे साथ झगड़ रहा है और वो चिल्ला रहा है मेरे पे, मुझे एंजाइटी होगी, बिकॉज मैं कंफर्ट जोन से बाहर हूं। एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में फर्क है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर इज व्हेन एक्चुअल में कुछ हो नहीं रही है, बट मुझे एंजाइटी के सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। या फिर कुछ तो हुआ, मुझे एंजाइटी हुई, बट उससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं, मेरा एंजाइटी कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। 3 दिन पहले की बात पे मैं अभी भी एंशियस हूं। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, सो वो डिफरेंस समझना है। एंजाइटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, एंजाइटी इज अ नॉर्मल रिएक्शन। एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ प्रॉब्लम। Just like sadness is not a problem. लाइफ में there are things that will happen that will make you sad. तुम्हें रोने आएगा, रोना भी चाहिए, बट उससे हम बाहर नहीं निकल पाए, उससे और प्रॉब्लम बढ़ती गई, तो यू आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन। तो वो फर्क है, राइट? सो दिस इज वाई एंजाइटी इज नॉर्मल बट एंजाइटी डिसऑर्डर इज द इशू। ओके सर, आपने ओवर थिंकिंग की बात की थी। आई एम अ ओवर थिंकर। सो मैं, मतलब ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मे बी आई थिंक बहुत से लोग रिलेट भी करेंगे, जो एक बात को लेके लूप में दे स्टार्ट थिंकिंग एंड वो चाहते हैं कि वो चीज़ नहीं सोचें, कुछ ऐसा तरीका हो जिससे वो बाहर निकले, कुछ ट्राई करें, बात करें लोगों से, जितना ज़्यादा कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं करें, लेकिन तब भी वो थॉट रहता है। सो क्यों होता है ऐसा? सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हमें पता है कि मेरे इस रूम में मुझे कुछ डेंजरस, मेरे लिए कुछ डेंजरस चीज है, तो क्या आपका थॉट बार बार उधर जाएगा? यस, जाएगा। सो आई टेल यू दैट अंडर योर चेयर देयर इज अ पॉइजनस स्नेक। आई एम स्कैर्ड नाउ, राइट? तो अगर मैंने वो थॉट डाल दिया आपके दिमाग में और मैंने आपको कन्विंस कर दिया कि नहीं, एक्चुअल में अंडर योर चेयर देयर इज अ पॉइजनस स्नेक, आप बात करोगे मेरे साथ, बट आपके दिमाग में वही चलते रहेगा कि वो क्या हो रहा है, इज एम आई इन डेंजर? तो ओवर थिंकिंग इज बेसिकली व्हेन योर ब्रेन गेट्स कन्विंस्ड कि ये एक टॉपिक मेरे लिए थ्रेटनिंग है, ये टॉपिक मेरे लिए डेंजरस है, और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अगर कोई आके वो स्नेक उठा के लेके जाए आपके आंखों के सामने, आफ्टर दैट यू विल नॉट थिंक। सिमिलरली अगर वो थॉट, अगर वो टॉपिक आपने रिजॉल्व कर दिया, तो वो बार बार नहीं आएगा, बट वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन, और आपने कन्विंस किया है खुद को कि ये टॉपिक मेरे लिए डेंजरस है, तो देयर इज नो चॉइस, आपको ओवर थिंकिंग करना ही है। तो द ओनली वे आउट ऑफ ओवर थिंकिंग इज या तो आप सॉल्व करो, या फिर आप कन्विंस करो खुद को कि ये एक्चुअली मेरे लिए डेंजरस है ही नहीं, विच इज व्हाट पीपल डू। कई बार लोग बोलते हैं ना, छोड़ना क्या कर सकते हैं, ये सब होते रहता है। हम कई बार सब समझो कंट्री का कुछ हो रहा है, जैसे मेरे घर के सामने रोड डगअप है, ठीक है, बहुत सारे पॉट होल्स है, मैं रोज स्ट्रेस्ड हूँ उसमें गाड़ी चलाने के लिए, बट देयर इज नथिंग आई कैन डू। मैं क्या करता हूँ, छोड़ना क्या होगा। बट अगर मैं समझो वो नहीं कर पाया, सपोज इफ आई से कि नहीं मुझे कुछ करना है बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आई विल स्टार्ट ओवर थिंकिंग अबाउट इट। तो या तो एक्सेप्टेंस लाओ या सोल्यूशन लाओ, दोनों में से एक। आपने एक बात बताई ना कि एक एग्जाम्पल दिया, अगर मैं आपकी चेयर के नीचे स्नेक रखूंगा तो आपका पूरा माइंड वहीं चलता रहेगा। मेरा एक मैं आपको बताती हूँ अपने लाइफ का इंसिडेंट। तो मैं आई वॉज सिक, तो डॉक्टर जो था उन्होंने मेरे निडल डाला इसमें वीन में, एंड आई वाज लाइक कि यार इसके अंदर तो निडल है, बट एक्चुअल में निडल होता नहीं है, वो निकाल देते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं है। आई एम लाइक कि नहीं, इसमें निडल है। तो दे लाइक कि देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आफ्टर दैट आई एम लाइक कि हाँ एक्चुअल में कुछ निडल वगैरह नहीं है। आई गॉट रिलैक्स्ड। पेन मुझे उतना ही हुआ,
मैंने सफरिंग उतना ही फेस किया, बट फिर भी वो थॉट था कंटिन्यूअसली, एंड आई थिंक दिस इज द रीजन जो अभी आपने बताया कि Absolutely. आप ज़्यादा अगर सोचोगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करने लग जाते हैं। करेक्ट, ऐसा एक थॉट हो सकता है जो तुम्हारे दिमाग में स्टक हो जाए और उसके वजह से तुम्हें सफरिंग हो सकती है। तो वो थॉट को या तो निकाल दो या उसको सोल्यूशन लेके आ जाओ। सो हमने ओवर थिंकिंग के बारे में बात की थी। यूजुअली कहा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं, वो ओवर थिंकर होती हैं, और मेन के लिए ऐसा कुछ बोला नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों कहा जाता है कि फीमेल्स ज़्यादा ओवर थिंक करती हैं? देखो, ये तो सच नहीं है। अच्छा। ओवर थिंकिंग का जेंडर के साथ वैसा कनेक्शन नहीं है, बिकॉज स्ट्रेस तो सबको होता है। स्ट्रेस इज नॉट बिकॉज ऑफ यू आर अ मैन और अ वुमन, स्ट्रेस इज बिकॉज लाइफ इज स्ट्रेसफुल। सिंपल सी बात है। बट हम उस स्ट्रेस को कैसे कोप करते हैं उसमें कई बार फर्क हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि मेन और विमेन का पूरा अलग है, बिकॉज अमॉन्ग्स्ट मेन देयर बी सम मेन हु एक्सप्रेस अ लॉट मोर, सम मेन हु एक्सप्रेस वेरी लिटिल, एंड विमेन में भी सम विमेन एक्सप्रेस लेस, सम विमेन एक्सप्रेस मोर। तो एक मैं कहूँगा कि एक स्पेक्ट्रम होगा, राइट? और बीच में ओवरलैप भी होगा। देयर विल बी विमेन हु एक्सप्रेस लेस देन सम मेन, वो एक स्पेक्ट्रम तो है। एक इम्पॉर्टेंट चीज तो है लेकिन इसमें कि इन जनरल women are more expressive because of the language. ठीक है? So there is an evolutionary theory कि women have been more expressive क्योंकि उनके language centers थोड़े जल्दी develop हो जाते हैं। Like वो जल्दी बोलने लगते हैं। Okay. And secondly, women are able to communicate with other women a lot more. इसका neurological reason से ज़्यादा social reason है। Whereas men, because of the social constraints, there is this pressure कि तुम्हें emotion नहीं दिखाना चाहिए, तुम्हें जो भी है वो अंदर रखना चाहिए। Men don't cry. Men don't cry. ये तो biologically incorrect है। Men do cry, right? But where is it socially allowed for a man to cry? A man can cry when his child is born. ठीक है? वहाँ पे if a man cries, हाँ ठीक है. A man can cry if his parents die, right? A man can cry if his sports team wins the World Cup. On happy moments only. Happy moments. But अगर कुछ बुरा हो तो ऐसे रो, मतलब पढ़ के रोना, for a man it's not socially acceptable. इसका मतलब ये नहीं कि उनको वो नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। It is just that हम लोग अलाउ नहीं करते उसको, and this is a problem. क्योंकि क्राइंग या इमोशनली एक्सप्रेस करना इज अ वे ऑफ कोपिंग। अगर हमारे पास अंदर इमोशन है तो वो इमोशन को कहीं ना कहीं से तो बाहर आना है। तो क्राइंग से एक एक्सेप्टेंस आ जाता है, बात करने से एक एक्सेप्टेंस आ जाता है, अच्छा फील होता है। करेक्ट। सो मेन नॉट क्राइंग इज एक्चुअली हार्मफुल, मेन नॉट एक्सप्रेसिंग इज हार्मफुल। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास इमोशन नहीं है, सिर्फ वो बाहर नहीं आ रहा है। तो आई वुड एनकरेज दैट all men, if you are feeling something, find a safe space. ऐसा नहीं कि पब्लिक पे जाके बोलते रहो, but find a safe space. Maybe it can be a friend, a brother, your wife, your parents, or a therapist. Find a safe space to express, क्योंकि not expressing is harming your body. Do you cry? Absolutely. कई बार क्या होता है, मैंने खुद नोटिस किया है कि you don't allow yourself to cry. But if you allow it, you cry. It's not that you didn't want to. It's just that you didn't give yourself the permission to. And मैंने ये काफी late realize किया. You know, after I read all this, मैंने भी realize किया कि it is about that safe space. So there are a few people with whom I can be fully honest, fully vulnerable. And उनके साथ ऐसा नहीं कि I go there to cry. I go there to be honest. And I go there to tell them exactly what I'm feeling. And what I've realized is when you're honest, you cry. Yes. So crying is part of the honesty. You said ना, I'll give you an example. कभी-कभी when we feel sad, तो जो लोग हमारे क्लोज होते हैं ना, we try कि नहीं हमें रोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोना है। लेकिन जब वो लोग पूछते हैं ना क्या हुआ, क्या हो गया, तो हमारे अपने आप ही आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। एंड वी कंट्रोल कि नहीं हमें रोना नहीं है। Correct. ऐसा क्यों होता है? हम इतना ओपन अप क्यों नहीं हो पाते? वो तो हमारे खुद के लोग हैं ना। क्योंकि कई बार क्राइंग इज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ वीकनेस, ओके। और इसका कारण ये है कि क्राइंग जो भी रो रहा है,
हमें लगता है कि वो हेल्पलेस है. Okay? और इसका रीजन भी है, क्योंकि क्राइंग का ओरिजिनल एवोल्यूशनरी रीजन वाज कि मैं गिर गया हूं, मैं रो रहा हूं ताकि कोई आके मुझे बचाए. अच्छा. ठीक है. बट इसका एक डीपर रीजन भी है कि क्राइंग इज नॉट अ साइन ऑफ हेल्पलेसनेस. हेल्पलेसनेस तो हो रही है, क्राइंग इज सिंपली अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इट. तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वेदर यू क्राई और नॉट, इफ यू फील हेल्पलेस यू फील हेल्पलेस, बट क्राइंग इज सिंपली लेटिंग इट आउट. तो हम रोते नहीं है क्योंकि हमें बाकी लोगों को नहीं दिखाना है कि मैं हेल्पलेस हूं. हाँ. ठीक है. एंड इसका एक आई कैन अंडरस्टैंड, बट क्या इसका मीनिंग ये है कि तुम हेल्पलेस नहीं हो? नहीं. Whether you cry or not, if you are helpless, you're helpless. So if crying makes you accept कि you are helpless, that is when you will ask for help. So my problem with men not crying is not whether they actually cry or not. My problem is that they never accept that they are feeling helpless. डू यू थिंक सोसाइटी का इसमें बहुत रोल है? बिकॉज बच्चे जब हम छोटे से जब बड़े होते हैं ना, तो हम तभी से उनके दिमाग में बोलना शुरू कर देते हैं कि यू नो तुम रो नहीं सकते, तुम एक्सप्रेशंस नहीं, अपने यू नो इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर सकते. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बच्चे के दिमाग में बिल्ड होती रहती है. इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप बच्चे को बचपन में कुछ सिखा देते हो तो वो लाइफ लॉन्ग तक उसको याद रहता है. Absolutely, especially to boys. Boys don't cry. अरे तू लड़की जैसे क्यों बात कर रहा है? मैंने तो अपने फादर को कभी रोते हुए नहीं देखा. नहीं देखा है. नहीं. इसका मतलब ये नहीं है कि उनको रोना नहीं था. The only time I remember when my grandfather he passed away, that was the only time जब मैंने देखा कि वो रो रहे थे. But after that मैंने कभी नहीं देखा कि you know वो थोड़ा इमोशनली वीक हुए हों या उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस या इमोशंस एक्सप्रेस किए हों. राइट. अभी इसका ये भी है ना कि you want somebody who is always strong and reliable. This is very important. Right? तो बाकी सारे family members encourage this कि हाँ I will be weak but you have to be strong. So your mom is allowed to cry, you are allowed to cry, or maybe your brothers are also allowed to cry, but your dad cannot cry. तो एक तरफ से हम ही इसको encourage करते हैं. तो ये तो बात सही है कि somebody has to be strong. अगर सब लोग रो रहे तो फिर who is in charge? And that can be a scary thing. मैंने ये रियलाइज किया हॉस्पिटल में, जब जैसे कोई पेशेंट का कुछ सैड न्यूज़ कुछ हो तो रिलेटिव्स विल क्राई, राइट? एंड कई बार वो बोलते बोलते मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बहुत सैड चीज़ हुई है, मुझे भी रोना आ सकता है. बट आई नो दैट आई शुड नेवर क्राई इन दैट सिचुएशन, क्योंकि अगर मैं रो रहा हूँ तो मैं वहाँ पे क्यों? कैसे कंट्रोल करते हो आप खुद को? तो वहां पे तो यू लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उसको कैसे कंट्रोल करना है. बट यू अंडरस्टैंड कि अगर रिलेटिव्स तुम्हारे तरफ देख रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू बी द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, यू हैव टू टेल देम कि ये मोमेंट में क्या करना चाहिए. तुम्हारा रोना इज नॉट यूजफुल टू देम. आई फील दैट फादर्स ऑल्सो गो थ्रू अ वेरी सिमिलर थिंग. उनको लगता है कि पूरा फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है, मैं अब कैसे रो. द ओनली टाइम व्हेन अ मैन विल क्राई इज इफ ही इज विद समबडी हु ही कैन ट्रस्ट कि आप संभालो. I feel that in an ideal relationship, sometimes the wife has to be the pillar of strength, and then the man will cry, and then the man has to be the pillar of strength for the wife to cry. कोई एक तो होना चाहिए. कोई एक होना चाहिए. And usually in a good relationship, people will take turns. कि देख आज मैं संभाल रहा हूँ, कल तुम देख लेना. रो दे, क्या बोलना है तुझे, रो दे. That is healthy in my view. True. सर अगर हम केस स्टडीज़ की बात करें तो रिसेंटली ना कुछ ऐसे केसेस हुए हैं इंडिया में ही जहाँ पे मेल्स ने सुसाइड कमिट किया है, मे बी बिकॉज ऑफ द बैड मैरिज. फार्मर्स भी डेट की वजह से सुसाइड करते हैं, और ऐसा डेटा के अकॉर्डिंग भी बोला जाता है कि जो मेल्स हैं वो ज़्यादा सुसाइड कमिट करते हैं. क्या रीज़न है इसका? ये थोड़ा तो कनेक्टेड है हमारे पिछले टॉपिक से कि जो भी इमोशंस हमारे अंदर है, अगर हम कई बार काफ़ी देर तक सप्रेस करके रखें तो दैट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे. तो आई ट्रूली बिलीव दैट men do need a space to express these emotions. Suicide की बात करें तो it is a terrible topic outside of gender, you know, whether it's a man, whether it's a woman, anyone. Suicide का मतलब होता है कि तुम्हारे ब्रेन के सारे रिजर्व्स ओवरकम हो चुके हैं.
क्योंकि ब्रेन में ऐसे कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करे. सो फॉर अ ब्रेन टू रीच अ स्टेज वेयर खुद के लाइफ को खत्म करना इज द ओनली ऑप्शन, दैट मीन्स कि उनके ब्रेन के सारे जो डिफेंसेस है, सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स है, रिजर्व्स है, सब कुछ एग्जॉस्ट हो चुका है. ओके, That is a मतलब वो terrible मेंटली situation. वीक हो गए हैं. मेंटली वीक ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर जो स्ट्रेसर है वो इतना ज्यादा हो गया है कि उसको ओवरवेल्म कर दिया है. बिकॉज एनीवन कैन गेट ओवरवेल्म्ड कंप्लीटली. लाइफ वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरह से ओवरवेल्म नहीं हो पाएगा, बट सबका जो स्ट्रेसर का इंटेंसिटी है वो अलग है. पीपल कैन टेक अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इनविंसिबल हो. एवरीबडी हैज अ ब्रेकिंग पॉइंट. हमारा सोसाइटी का रोल ही है कि किसी का भी इतना स्ट्रेस, किसी पे इतना स्ट्रेस ना पहुंचो कि उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. तो आई फील दैट एज अ सोसाइटी हमें वी हैव टू कम टुगेदर एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. कि ऐसा नहीं कि उन एक जन का रेस्पॉन्सिबिलिटी. डॉक्टर्स और फैमिलीज का क्या रोल होना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में? मेनली इट्स अबाउट सेफ्टी. ओके, सो whenever you are under threat, आपको सपोज किसी भी कारण से यू फील लाइक यू आर इन डेंजर, आपका सबसे पहला रेस्पॉन्स होगा फाइंड somebody who is safe और मेक योरसेल्फ सेफ. कुछ हो गया. एग्जैक्टली. तो अगर ऐसा कुछ हो तो योर मॉम विल इमीडिएटली ड्रॉप एवरीथिंग, कम टू यू, फैमिली विल कम टुगेदर. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू हैव दैट सपोर्ट सिस्टम दैट कैन गिव यू सेफ्टी, तो इट विल हेल्प यू गो ओवर दैट क्राइसिस. क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको हमेशा उनकी हेल्प लगेगी, बट उस पॉइंट पे यू नीड दैट सपोर्ट. सो फैमिली फ्रेंड्स का यही रोल होता है कि अगर तुम्हें लगा कि somebody you know is going through that low period, जबकि उनको वो सपोर्ट की जरूरत है, वो टाइम पे सपोर्ट दे दो. गिव अ लिटिल एक्स्ट्रा सपोर्ट. यू डोंट हैव टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बट उस मोमेंट पे यू नेवर नो हाउ दैट वन एक्स्ट्रा फोन कॉल, वन हैंड ऑन द शोल्डर, जस्ट टेलिंग देम दैट we are here for anything you you. need, just give me a call. फर्क पड़ता है. Just be there. True that. Even आपने बोला ना कि अगर आप एक इंसान को इतना कन्विंस कर लेते हो ना कि कुछ भी हो जाए, आई विल बी देयर फॉर यू, डोंट वरी, तो वो भी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है. ऑल्सो कई बार क्या होता है, लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन होता है, या फिर ब्रेकअप हो जाता है, या कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो नहीं होने चाहिए, या जिनको वो हैंडल नहीं कर पाते. मोस्टली केसेस में आप देखना कि वो लोग अदर सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मे बी अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गए, या और भी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं. क्या उनको उससे रिलीफ मिलता है? दे फील गुड. ऐसा क्यों होता है? उनको हर एक इमोशन उनका हाइटेंड हो जाता है. अगर वो सैड है तो और सैड हो जाएंगे, हैप्पी है तो और हैप्पी हो जाएंगे, हेलुसिनेशंस होते हैं. इन सब के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए. सो ज़्यादातर सारे जो ड्रग्स है वो अलग अलग केमिकल्स और अलग अलग नेटवर्क पे एक्ट करता है, तो उसका इफेक्ट भी पूरा अलग होता है. जैसे टबैको और सिगरेट स्मोकिंग का इफेक्ट बहुत अलग है और अल्कोहल का बहुत अलग है. तो अगर आप अल्कोहल की बात करें तो उससे एक केमिकल है जिसका नाम है गाबा. हाँ, तो वो ब्रेन में एक केमिकल होता है, तो वो इंक्रीज हो जाता है और उससे हमारा जो गाबा डिक्रीज हो जाता है, तो उससे हमारा इनहिबिशन निकल जाता है. तो गाबा इज द नेचुरल ब्रेकिंग सिस्टम इन योर ब्रेन. तो अगर ब्रेन को आप कार जैसे समझे तो गाबा इज द ब्रेक, लेकिन अल्कोहल से वो निकल जाता है. तो उससे तुम्हारा इनहिबिशन निकल जाता है. तुम कई बार अलग अलग चीजें बोलने लगते हो, सोचने लगते हो, पता नहीं होता रुकना कहाँ पे है. तो यू बिकम अ लिटिल आउट ऑफ कंट्रोल जितना तुम पीते गए. और उससे तुम्हारा डोपामीन भी बढ़ जाता है. तो डोपामीन एक केमिकल होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, यू फील गुड, मोटिवेशन मिलता है. सो व्हेन यू ड्रिंक यू फील दैट सेंस ऑफ एक्साइटमेंट. तो थोड़ी देर के लिए यू फील फ्री. तो लोगों को एस्केप चाहिए. तो अल्कोहल इज एन एडिक्टिव सब्सटेंस क्योंकि लोग एस्केप चाहते हैं. नाउ एवरी ड्रग इज डिफरेंट. तो सिगरेट से जो निकोटीन का इफेक्ट होता है वो है कि तुम्हारा यू फील मोर काम एंड यू फील मोर फोकस्ड. दोनों चीज होती है सिगरेट से. तो लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसके बिना मैं काम नहीं कर सकता हूँ, या इसके बिना मैं काम डाउन नहीं कर सकता हूँ. तो वो एक डिपेंडेंस हो जाता है. तो हर एक ड्रग का रोल बहुत अलग होता है. और whenever somebody is addicted to a substance, basically वो ब्रेन को ऐसा ट्रेन कर रहे हैं कि इस सब्सटेंस के बिना
मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और लोग बोलते हैं क्रिएटिविटी बेटर होती है जब हाँ। आप इस तरह की चीजें कंज्यूम करते हो, एक्चुअल में जो होती भी। है? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। लेकिन सपोज मैंने आपको कन्विंस किया कि ये एक पेन देता हूं मैं आपको, और इस पेन से ही आप लिख पाओगे, और इस पेन के बिना आप लिख ही नहीं पाओगे। सपोज इफ आई कैन कन्विंस यू, तो एज सून एज आई टेक द पेन अवे, नाउ यू थिंक दैट मेरे से कुछ लिखा नहीं जाएगा। करेक्ट? इट्स नॉट ट्रू, बट आफ्टर अ वाइल वो एक कनेक्शन बन जाता है। इट इज सिमिलर टू दैट इन दिस केस। ऐसा नहीं कि योर ब्रेन कैन नॉट बी क्रिएटिव, बट वंस यू फाइंड दैट विद सम केमिकल्स यू आर एबल टू डू इट, कनेक्ट कर देते हो। करेक्ट, देन यू गेट कन्विंस्ड। ओके। और आपने ये एग्जांपल दिया कि अगर आपने सोच लिया कि ये नहीं होगा मतलब नहीं होगा। ऑल्सो वी वर टॉकिंग अबाउट एल्कोहल, हम कुछ भी बोल जाते हैं, आपने बताया कि कंट्रोल नहीं रहता। करेक्ट। अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल आपको याद भी नहीं रहता बाद में कि आपने बोला क्या है। एक्चुअल में नहीं याद रहता है या सिर्फ वो एक्सक्यूज है? नहीं, वो एक्चुअल में याद नहीं रहता, क्योंकि जो मैंने केमिकल बोला था, वो केमिकल की जरूरत है फॉर टू मेक न्यू मेमोरीज। तो कई बार अल्कोहल अगर बहुत ज्यादा हो गया तो योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, तो उसमें नया मेमोरी बनाना मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स व्हाट यू कॉल अ ब्लैकआउट, कि चलो आई रिमेंबर टिल 3 AM, बट उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं है। हैंगओवर। सो वो सब केमिकल्स के वजह से ब्रेन में एक्चुअल डैमेज होता है अल्कोहल में। सो हम बात कर रहे थे कि जब हम इमोशनल होते हैं ना, तो हम एक ऐसा पर्सन ढूंढते हैं जिस पे हम रिलाई हो सकते हैं। आई वांट टू नो फ्रॉम यू, आप किसके पास जाते हो जब आपको कभी भी आपका मेंटल ब्रेकडाउन होता है, या यू फील सैड, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता? मे बी हो सकता है आपको ऐसा लगता ही ना हो, ऐसी सिचुएशंस आती ना हो, बट कभी भी जब आपका ब्रेकडाउन होता है तो आप सबसे पहले किसको कॉल करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता है। अच्छा, होता है। Like I said, every human being will go through that. Yes. And for me, the first person is my wife. Oh, that's great. I will talk to her. Also because you need somebody who has seen your ups and downs. So you want to go to somebody who will not get overwhelmed by your reactions. So you want to go to somebody who knows you very well. Sometimes for different things I have different people. So there are some friends that I will talk to जब भी मेरे काम के related अगर मुझे बहुत कुछ stress हो गया तो I will talk to them. अगर मेरा समझो पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ, इनफैक्ट अगर मेरे सपोज वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है, आई हैव अ फ्रेंड हु आई विल टॉक टू अबाउट दिस। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा एक कंफर्ट लेवल बन जाता है। Yes, हर किसी का एक पोजीशन होता है लाइफ में। करेक्ट, एंड इट इज बोथ वेज। तो उनके लाइफ में कुछ होता है तो वो मुझे कॉल करते हैं, तो देन यू हैव दैट गिव एंड टेक रिलेशनशिप, उससे ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। एंड ये एक दिन में नहीं होता, ये सब यस, ऑल दीस पीपल हैव नोन फॉर मोर देन 10 years, तो उतना टाइम लगता है वो रिलेशनशिप बनाने में। हाँ, और एक चीज होती है ना, बिट्रेयल। तो अगर आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहते ना, तो भी आपको ना सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे लोग कैसे इन सारी चीजों से निकले, कैसे डील करें, बिट्रेयल से कैसे डील करना चाहिए? तो बिट्रेयल का कॉन्सेप्ट है कि अ प्लेस दैट यू थॉट वाज सेफ टर्न्ड आउट टू बी नॉट सेफ। यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो एक बार वो हो जाता है, जैसे आई टेल यू कि हाँ ये चेयर बिल्कुल सेफ है, और उसके बाद आई टेल यू कि नहीं, एक्चुअली देयर इज अ पॉइजनस स्नेक अंडर द चेयर। सच में तो नहीं है। ये रखा था ना हमने नीचे? अच्छा, नहीं रखा क्या? ओके, चलो बाद में बताते हैं। सो दैट इज बिट्रेयल। तो अ प्लेस दैट यू थॉट वाज सेफ टर्न्स आउट टू बी नॉट सेफ। तो इसमें दो चीज होती है, एक तो हमारा थ्रेट लेवल बढ़ जाता है, हमें खुद पे डाउट आना शुरू होता है, बिकॉज यू थॉट इट वाज सेफ बट इट टर्न्ड आउट टू बी नॉट सेफ। सो नाउ हाउ कैन यू ट्रस्ट योरसेल्फ द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू थिंक दैट समथिंग इज सेफ? क्योंकि अगर एक बार गलती हो सकती है तो दो बार गलती हो सकती है। सो उसमें तुम्हारा एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इट्स नॉट कि बिट्रेयल में सिर्फ वो एक रिलेशनशिप खराब हो गई, बिट्रेयल की वजह से बाकी सारे रिलेशनशिप भी खराब हो सकती है, बिकॉज नाउ यू आर लुकिंग फॉर दैट सेम पैटर्न in other relationships. तो कई बार समझो somebody has a bad breakup, उसके बाद they find it difficult to get into another relationship, क्योंकि फिर उनको लगता है कि ये लव का कॉन्सेप्ट ही खराब है, ऐसा कुछ है होता नहीं है। So betrayal की वजह से now you are scarred, now you can't get into another relationship because आप वही पैटर्न ढूंढ रहे हो। तो इससे निकलने का
तरीका यही है कि हमें पता होना चाहिए कि ये हो रही है, एंड देन यू हैव टू रियलाइज दैट नहीं, व्हाटएवर हैपेंड विद दिस पर्सन हैपेंड विद दिस पर्सन। ओके, कि इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग खराब है, सेम है। इवन पीपल से फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो आपका क्या कॉन्सेप्ट है? कि मेरा तो ये है कि फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। हाँ, आई थिंक दैट इज सेंसिबल, क्योंकि एक तो फॉरगेटिंग इज नॉट समथिंग यू कैन कॉन्शियसली डू। अगर मैं आपको कहूँ कि एक चीज आप भूल जाओ, वो आप जितने बार भूलने की कोशिश करोगे उतने बार आप याद दिला रहे हो। तो फॉरगेटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। वो अगर हो गया तो हो गया, बट फॉरगिवनेस इज। फॉरगिवनेस गलती से नहीं होता, फॉरगेटिंग गलती से हो जाता है, मतलब इन द बैकग्राउंड वो निकल जाता है, बट फॉरगिवनेस इज कॉन्शियस। आपको कॉन्शियसली वॉलंटरली ही फॉरगिव करना पड़ेगा, और आपको फॉरगिव करना है नॉट फॉर द अदर पर्सन, यू हैव टू फॉरगिव फॉर योरसेल्फ। क्योंकि अगर आपने फॉरगिव नहीं किया तो उसका मतलब है कि आप वो रिजेंटमेंट लेके घूम रहे हो, और रिजेंटमेंट का मतलब है कि योर ब्रेन हैज डिसाइडेड कि ये एक बहुत बुरी चीज है जिसको मुझे फिक्स करना है। एंड सपोज वो फिक्स करने का प्रॉब्लम 1-2 मिनट के लिए तो ठीक है, बट सपोज यू आर थिंकिंग अबाउट दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। रिजेंटमेंट इज अ वेरी हेवी थिंग टू कैरी। तो उससे तुम्हारा ब्रेन में कॉग्निटिव लोड लगता है, एफर्ट लगता है, एक बैगेज रहता है, बैगेज लाइफ होता है। लॉन्ग। करेक्ट। सो फॉरगिव फॉर योरसेल्फ। देयर इज, यू कांट फेक फॉरगिवनेस, बट उसमें तुम्हें काम करके फॉरगिव करना ही है, बिकॉज अदरवाइज यू आर द ओनली वन सफरिंग। ट्रू दैट। सो लाइक आई थिंक बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो वो फील कर रहे होते हैं ना, उनके फेस पे दिख जाता है, एंड दे ट्राई कि नहीं मेरे फेस पे ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ऐसे लोगों को कुछ टिप्स दीजिए कि कैसे वो हाउ कैन दे फेक थिंग्स, क्योंकि कभी कभार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई डोंट एग्री। आई थिंक कि फेकिंग इतना जरूरत नहीं है। बट डोंट यू थिंक कि लोग ऐसे एडवांटेज उठा लेंगे आपका? नहीं। सो बेसिकली क्या है कि अगर तुम्हें कोई चीज से बुरा लग रहा है और अगर तुम्हारे चेहरे पे वो दिख गया और इस वजह से तुम्हें बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट तुम्हें बुरा किस बात की लग रही है, और वो फिक्स करना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे चेहरे पे वो दिखा कि नहीं दिखा वो सेकेंडरी है, वो बुरा लगना इंपॉर्टेंट है। तो वो बुरा लगने को फिक्स करना है, क्योंकि अगर सच में तुम्हें बुरा लग रहा है और बार बार आप वही सिचुएशन में आ रहे हो, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। व्हाई आर यू इन अ सिचुएशन दैट मेक्स यू फील बैड अगेन एंड अगेन? चेहरे पे दिखना इज नॉट द प्रॉब्लम, द बुरा लगना इज द प्रॉब्लम। ट्रू। लोगों को ना ओसीडी की प्रॉब्लम होती है। अगर अगर बेडशीट ठीक नहीं है तो उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, वॉशरूम साफ नहीं है प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ओसीडी क्यों होता है? थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए कि एग्जैक्टली होता क्या है ओसीडी? क्या ब्रेन का कुछ इसमें रोल है या फिर? तो आपने जो डिस्क्राइब किया दैट इज नॉट ओसीडी। ओके, ठीक है, वो एक बिहेवियर पैटर्न है। एवरीबडी हैज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सम पीपल वांट इट मोर क्लीन, सम पीपल आर ओके विद लेस क्लीनलीनेस, दैट्स ओके। वो सब बिहेवियर होता है। तो वो ओसीडी नहीं है? नहीं, बट नहीं, लोग नहीं। तो इससे कनेक्ट करते हैं। वो एक स्लैंग है, मतलब लोगों का मिसकंसेप्शन है। ठीक है, तो ओसीडी बहुत अलग चीज होती है। ये जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वो ओसीडी नहीं है। तो जब लोग ऐसे उसको ओसीडी करके बोलते हैं, वो एक कॉमन लैंग्वेज में बोलने का तरीका है, बट वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दे इंटेंडेड टू बी अ रॉन्ग थिंग, लेकिन इट इज साइंटिफिकली रॉन्ग। जो एक्चुअल ओसीडी का बीमारी है वो बहुत अलग होता है। तो ओसीडी का बीमारी में क्या होता है कि somebody has intrusive thoughts, उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं जो उनको आना नहीं चाहिए। ये भी प्रॉब्लम नहीं है, इंट्रूसिव थॉट्स नॉर्मल होते हैं, काफी लोगों को आता है। आपको भी आया होगा कभी कि मैं से खड़ा हूं, चलो इसके ऊपर चाय फेंक देते हैं। बहुत आता है। बहुत अजीब से थॉट्स आते हैं। ऐसे बैठी हूँ, चेयर टूट गया तो, हाँ, पंखा मेरे ऊपर गिर गया तो, हाँ, तो मुझे ओसीडी है? नहीं। अच्छा, रिलैक्स। ओके। तो ये जो इंट्रूसिव थॉट है वो कई बार लोगों को आता है। जैसे वेजिटेबल्स कट करते करते ओ हाथ कट गया तो, या इस चाकू को किसी में डाल दूं। बहुत अजीब से थॉट्स आते हैं जो कभी बोल भी नहीं पाएंगे हम। दिस इज नॉर्मल। द प्रॉब्लम इज, जैसे ही हमें इंट्रूसिव थॉट आए, हम क्या करते हैं, अरे कुछ भी क्या सोच रहा है, छोड़ना, एंड यू मूव ऑन विद लाइफ। इन ओसीडी वो थॉट को हम छोड़ नहीं पाते।
वो थॉट रह जाता है। और ऐसा नहीं कि वो थॉट रह जाता है और हम वो थॉट करते हैं, दे डोंट डू द थॉट, इंटेंशनली नहीं होता, वो थॉट नहीं करते, बट बिकॉज वो थॉट रहता है, वो थॉट को अवॉइड करने के लिए हम कई सारे चीजें करते हैं। तो अगर समझो मेरा एक इंट्रूसिव थॉट आ गया कि मैं वेजिटेबल कट कर रहा हूं और ये नाइफ से मैं किसी को मार दूंगा, अगर वो इंट्रूसिव थॉट आ गया, तो किसी को अगर ओसीडी नहीं है तो वो सोचेगा कि ये क्या थॉट था, कुछ भी कंटिन्यू। पर अगर किसी को है तो वो अवॉइड करने के लिए वो सारे नाइफ्स को शायद वो रैप करके कबर्ड के अंदर रख देंगे, क्योंकि उनको इतना बुरा लग रहा है कि ये थॉट मुझे आया ही क्यों, और क्या मैं एक्चुअली कर दूंगा तो लेट मी ट्राई टू करेक्ट इट, कि मैं ये सब रैप करके मैं अंदर रखूंगा, मुझे देखना ही नहीं है। दैट इज अ पार्ट ऑफ ओसीडी। तो इट इज अ वेरी डिफरेंट डिजीज। इट्स नॉट अबाउट कि साफ रखना है, साफ रखना तो डिजीज नहीं है, बट वो क्यों साफ रख रहे हैं, उनको लग रहा है कि सब जगह पे जर्म्स है। तो हमें भी लग सकता है कि हाँ यहाँ पे थोड़ा कचरा है, बट अगर हमें इतना ज्यादा वो थॉट आ रहा है कि जर्म्स है कि मुझे साफ करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, दैट इज ओसीडी एंड दैट इज अ वेरी टेरिबल प्रॉब्लम। मेरे कई सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको ओसीडी के साथ साथ और भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैंने फर्स्ट हैंड काफ़ी देखा है इसको, एंड इट इज़ अ टेरिबल प्रॉब्लम, और इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसको जितना अर्ली ट्रीट करेंगे उतना अच्छा होता है। इसमें मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है और थेरेपी की भी ज़रूरत होती है, तो ये एक काफ़ी सीरियस इशू है। ट्रू, लेकिन जैसे अभी आपने क्लियर किया ना कि आप किसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं और वो थॉट चला गया, दैट इज़ नॉट ओसीडी। करेक्ट। लेकिन अगर आप कुछ एक्शन ऐसे ले लेते हो कि आपको नाइफ का आपने एग्जांपल दिया, आप उसको रैप करके रख देते हो साइड में, दैट इज ओसीडी। क्योंकि हाँ, मतलब ओसीडी का एग्जांपल, हाँ, इट इज एन एग्जांपल। ओसीडी का एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, तो एक चीज एक बार करने से ओसीडी नहीं होता। इट इज अ डिजीज, तो उसमें तुम्हारे लाइफ के कई सारे एरियाज में प्रॉब्लम आ सकता है। okay. और शुरुआत एक चीज से हो सकती है और वो बढ़ के और भी चीजें ऐड हो सकती है उसमें, तो इट इज एन इवॉल्विंग डिजीज। लोग बहुत इजीली बोल देते हैं मुझे तो ओसीडी है। एग्जैक्टली, तो वो एक्चुअल में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर उनको सच में पता होता कि ओसीडी क्या है तो वो नहीं बोलते। लेकिन मैं कहूँगा कि लोग उस इंटेंशन से नहीं बोल रहे, उनका बोलने का इंटेंट है कि मुझे क्लीनलीनेस चाहिए या मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ, तो लोग ऐसे मजाक में शायद बोलते होंगे कि अरे इतना ओसीडी क्यों कर रहा है। और मैं मानता हूँ कि अगर कोई मजाक में कुछ बोल रहा है और अगर उनका इंटेंट हर्ट करने के लिए नहीं है तो ठीक है, बट उनको समझना चाहिए कि ये ओसीडी नहीं है, एक्चुअल ओसीडी बहुत अलग है। एक ना चॉकलेट का ऐड आया था जिसमें वो बंदा भूखा होता है, हंग्री होता है, उसका पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। सो बेसिकली उन्होंने तो एक अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया था। आई वांट टू आस्क यू कि जब हम भूखे होते हैं तो हमारा दिमाग क्यों नहीं काम करता है? तो ब्रेन और बॉडी तो कनेक्टेड है, वो हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया था। तो वो वाला ऐड तो बहुत फनी था, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया मतलब बॉडी में जब शुगर कम हो जाए तो ब्रेन को वो थ्रेट लगता है। ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता क्योंकि उसको लगता है कि भाई शुगर नहीं है, ग्लूकोज नहीं है मेरे बॉडी में, तो वो टाइम पे हम कुछ भी करने के लिए रेडी है ग्लूकोज के लिए। ठीक है, नाउ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर तुम्हें आदत ही नहीं है फास्टिंग की, अगर तुम्हारे पूरे लाइफ में तुमने हर 2-2 घंटे में कुछ खाना खा लिया है, तो पहली बार जब तुम्हें हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, मतलब शुगर लेवल थोड़ा भी गिर जाएगा, तुम पैनिक में चले जाओगे, तुम्हें लगेगा कि कुछ तो बड़ा सा प्रॉब्लम है। और कई लोगों के साथ होता है कि वो पहली बार डाइटिंग करना शुरू करते हैं, थोड़ा भूख लगने लगती है और उनको सडनली लगता है कि नहीं मुझे खाना है, और वही टाइम पे वो सब स्वीट्स ही खाएंगे, वो आइसक्रीम खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, क्योंकि वो टाइम पे ब्रेन को लगता है कि मुझे हाई डेंसिटी ग्लूकोज चाहिए। Once you are used to it, थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद you can go 1 day, 2 day, even 3 days without eating. तुम्हारा ब्रेन को भी यूज्ड टू हो जाएगा, तुम्हारा बॉडी को भी यूज्ड टू हो जाएगा, तो ग्लूकोज को गिरने ही नहीं देगा। बॉडी को समझ में आ जाएगा कि मेरे फैट से कैसे ग्लूकोज निकाले। तो दिस इज व्हाट डाइटिंग डज, दिस इज व्हाट फास्टिंग डज। तो लेकिन इसको ट्रेन करना पड़ता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। सो ट्रेन की आपने बात की, बोलते हैं ना बादाम खाओ दिमाग तेज हो जाएगा। एक्चुअल में दिमाग तेज होता है कुछ
कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे आप ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ, जैसे मैं 2 केमिकल्स का नाम बोलता हूँ, एक है फ्लैवेनॉल, फ्लैवेनॉल्स, ओके, और एक है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। यस, तो बोथ ऑफ दीज आर गुड क्योंकि इससे हमारे ब्रेन ग्रोथ को हेल्प कर सकता है और ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी होता है। बट बेसिकली याद रखना कि ब्रेन को सारे विटामिन, सारे मिनरल्स की ज़रूरत है, तो आपको तो बैलेंस्ड मील की ज़रूरत होती ही है। एंड द थिंग्स दैट हार्म द ब्रेन मेनली आर हाई शुगर एंड ट्रांस सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो भी चीज़ में ट्रांस फैट है दैट कैन हार्म द ब्रेन, एंड यूजुअली ट्रांस फैट कम्स फ्रॉम बॉइलिंग ऑयल अगेन एंड अगेन। तो जो भी फूड आइटम्स हम प्रोसेस फूड, हाँ प्रोसेस फूड हो, जैसे रोड साइड समोसाज, वड़ा पाव हो, चिप्स हो, तो जिसमें बार बार हम ऑयल को बॉईल करके करते हैं, वो ट्रांस फैट कैन हार्म द ब्रेन। तो जैसे एक आध 2 बार आपने खा लिया, महीने में 1 बार कुछ खा लिया, ठीक है, इट्स नॉट कि पॉइजन है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो ही चीज हम ज्यादा खा रहे, दैट इज एन इशू। मुझे लगता था कि अगर हम जंक फूड खाते हैं सिर्फ हमारा गट पे इसका असर पड़ता है, बट एक्चुअली ब्रेन भी इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। एंड यू सेड कि गट का एंड ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। ट्रू। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट पेरेंट्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट किड्स आल्सो। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी कि चाइल्डहुड ट्रॉमास जो होते हैं, यू नो, अगर बच्चों ने अपने पेरेंट्स के लड़ाई झगड़े देखे होते हैं या बचपन में उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहता है, घर में माहौल अच्छा नहीं रहता है, कुछ ट्रॉमास भी उनके रहते हैं, राइट, तो उसका क्या असर पड़ता है उनके मेंटल हेल्थ पर? 2 प्रॉब्लम है। एक है कि बचपन में हमारे ब्रेन अभी भी लर्न कर रहा है कि लाइफ को कैसे डील करना है, ठीक है, तो वो टाइम पे सेफ्टी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सो व्हेन एवर यू आर लर्निंग कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है, झगड़े को कैसे रिजॉल्व करना है, अगर वो टाइम पे हमें कोर सेफ्टी नहीं मिला तो वी माइट लर्न टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट इन अ वेरी नेगेटिव वे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बचपन में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे इवॉल्व्ड ब्रेन होता है, वो डेवलप नहीं हुआ होता है। सो सपोज एज अ 36 ईयर ओल्ड मुझे गुस्सा आया, मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काफ़ी डेवलप्ड है, तो मुझे पता है कि वो गुस्से से कैसे डील करना है। सपोज इफ आई एम वेरी सैड, मुझे पता है कि वो सैडनेस से कैसे डील करना है। इट्स नॉट एब्सोल्यूट, मैं भी ओवरवेल्म हो सकता हूँ, बट एटलीस्ट माई ब्रेन इज केपेबल ऑफ डीलिंग विद इट। बट इफ अ चाइल्ड इज सैड, वो सैडनेस को पूरा ही वो ब्रेन को कवर कर लेगा। अच्छा, उसको पता नहीं होता है कि क्या रिएक्ट करना कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो ये पॉइंट में उसको सेफ्टी मिलना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट में उसको प्रोटेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा का मेन प्रॉब्लम ये है कि एट अ टाइम व्हेन योर ओन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट वर्किंग, अगर बाहर से भी सेफ्टी नहीं मिला तो वो बचपन के जो ब्रेन को लगता है कि दुनिया खराब है और जो भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा। यू नो, यू कैन गेट ऑल दीज थॉट्स, कोई है नहीं। इट इज एब्सोल्युटली इंडिविजुअल, हम लोग ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं कर सकते, बट द कोर न्यूरोलॉजी ऑफ इट इज दिस कि वो टाइम पे अगर सेफ्टी नहीं मिला तो वो अलग अलग तरीके से वो अलग लेसन्स वो ब्रेन सीख सकता है, जिसको अनलर्न करना मुश्किल हो सकता है। मे बी दैट्स व्हाई जिन बच्चों का बचपन अच्छा नहीं होता, उनका पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप भी इतना अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं हो सकता, कई चीजें हो सकती है, हम जनरलाइज नहीं कर सकते, बट अ स्टेबल चाइल्डहुड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड लाइफ। ट्रू दैट। ऑल्सो हमने स्लीप के बारे में बात की थी पहले कि स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन। रिलैक्सिंग आपको फील होता है, रिलैक्सेशन आपको सेंसेशन होती है। सो आई वांट टू नो ड्रीम्स क्यों आते हैं, क्योंकि ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने किसी पर्सन के बारे में सोचा भी नहीं है, हम कभी ऐसे पर्सन से मिले भी नहीं है, लेकिन तो भी वैसी कोई ना कोई एक सिचुएशन ड्रीम्स में क्रिएट हो जाती है। Correct. क्यों होता है ऐसा, इतना हॉपिंग क्यों होती है ड्रीम्स में? जैसे हम नींद में चले जाते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरा शट डाउन हो जाता है ऑलमोस्ट। तो मैं जिस तरह से एग्जांपल देता हूँ वो है कि अगर स्कूल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं, तो जब तक टीचर है क्लासरूम में, सारे बच्चे उनके रो में, उनके सीट में बैठे रहते हैं, सब अपने वेल बिहेव्ड रहते हैं। जैसे ही टीचर बाहर जाता है, सारे बच्चे उठ जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। अब तो हाँ, तो इन अ वे इट इज बैड, क्योंकि डिसिप्लिन सब चला गया, बट उसी टाइम पे ही फ्रेंडशिप्स बन सकते हैं। सो यहाँ का एक बच्चा
दूसरे बच्चे के साथ बात करके वो फ्रेंडशिप बनाएगा। तो अगर समझो टीचर क्लासरूम में ही रहता है पूरा टाइम, तो वो कनेक्शन बनेगा ही नहीं। तो टीचर को बाहर जाना भी जरूरत होती है। तो स्लीप में वो होता है, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स गोज टू स्लीप, बट अंदर के सारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो सब अभी भी जगे हुए हैं। तो वो सब एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। इसके लिए नए नए आइडियाज आते हैं। सारे फ्रेंडशिप्स अच्छे नहीं होते, तो कई बार बकवास कनेक्शंस भी बनते हैं। इसके लिए हमें अजीब से थॉट्स आते हैं। भी ड्रीम की हम स्विमिंग कर रहे हैं, हाँ। और कहीं भी चले गए हैं। हाँ, बिल गेट्स के साथ मैं इधर स्कीइंग कर रहा हूँ, कुछ भी आ जाता है। ये तो मेरे ड्रीम्स हैं। अच्छा। तो ये अलग अलग ड्रीम्स आ जाते हैं क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता, बट उसी से क्रिएटिविटी भी आ जाता है, उसी से लर्निंग भी होता है। दैट इज व्हाई स्लीप इज सो इम्पोर्टेंट। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, उसके बाद वील जंप इनटू द रैपिड फायर राउंड 1। तो एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, ओम शांति ओम मूवी में एक डायलॉग था कि जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहो, हाँ। पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है। एक्चुअल में होता है ऐसा कि आप मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है, कैसे आपके थॉट्स कम ट्रू होते हैं? हाँ, तो इसमें थोड़ा सा हमको न्यूआंस से काम करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। हमें लगता है कि बस ये चीज सोचने से वो हो जाता है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, अल्टीमेटली अगर कुछ होना है तो कुछ करना है, ये कभी फॉल्स नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मुझे कॉफी चाहिए तो मुझे यहाँ पे रीच करके कॉफी का कप उठाने से ही मुझे कॉफी मिलेगा, कोई आके ऐसे देने नहीं वाला है। बट अगर मुझे कॉफी चाहिए और मेरे दिमाग में कॉफी रख रहा हूं, सो आई एम मोर लाइकली टू स्पॉट कॉफी। हाँ, मुझे वही दिखेगा। हाँ। और ये भी बात प्रूवन है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इधर सामने बहुत सारे कलर्स है, बट आपको सिर्फ ब्लू देखना है, जैसे वो एक एग्जांपल था ना, मछली की आंख पे निशाना लगाना है। करेक्ट। तो जो आप देख रहे हो उस पे एम करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर कलर्स पे देखो तो अगर आपको सिर्फ ब्लू देखना है तो सडनली आपके सामने जहां पे भी ब्लू है वो पॉप आउट होना शुरू हो जाएगा, बाकी सारे कलर्स नीचे हो जाएंगे। तो ये इट इज अ टेक्निक, सो इट इज अ विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट होता है कि आपका गोल प्रॉपर्ली डिफाइन करो। एक बार गोल डिफाइन हो जाता है तो हमारी डिसीजन मेकिंग और आसान हो जाता है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो अल्टीमेटली करना क्या है? यू आर ओनली कंफ्यूज्ड। बट अगर एक चीज पे आपने निशान रख दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है। तो उसी से हमारा टारगेट भी अचीव होना आसान हो जाता है। मतलब आपको गोल सेट करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। और दूसरी बात है कि एक बार हमने मैनिफेस्ट कर दिया, समझो मुझे मैनिफेस्ट करना है कि अगले साल मुझे ये टाइम पे वापस इधर आके पॉडकास्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने मैनिफेस्ट कर दिया है, मतलब मेरे दिमाग में कन्विंस हो चुका हो कि ये होना ही है। उससे थोड़ा अनसर्टेनिटी कम हो जाता है मेरे दिमाग में, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि कोई मुझे पूछेगा कि अच्छा अगले फरवरी में क्या कर रहा है, मैं बोलूँगा पता नहीं, बट नाउ मुझे पता है क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट कर दिया है कि अगले फरवरी में मैं दिल्ली में रहूँगा। तो वो अनसर्टेनिटी निकल जाता है, तो इन अ वे मेरा और श्योरिटी बढ़ जाता है, मेरा प्लानिंग और आसान हो जाता है। एंड बिकॉज आई सेड कि मुझे अगले फरवरी में यहाँ पे दिल्ली में होना है, उस हिसाब से मेरा बाकी सब प्लानिंग होगा कि हाँ अच्छा मैं अगले फरवरी में आ ही रहा हूँ तो मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। तो वैसे लाइफ बिकम्स ईजियर। आई विल फॉलो दिस। व्हाई नॉट? मैनिफेस्टेशन इज फ्री, एनीवन कैन डू इट, बट रिमेंबर कि सिर्फ वो सोचने से नहीं होता, अल्टीमेटली मुझे टिकट बुक करना है, मुझे आना है। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैनिफेस्टेशन इज अ वे टू मेक योर एक्शंस ईजियर। ट्रू। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन फॉर योर एक्शन। ट्रू। सो थैंक यू सो मच सर। अब हम अपना एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। आपको बस जैसे आपको लगता है 1 लाइन 2 लाइन जैसे आप उसको आंसर करना चाहें आपको आंसर करना है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है 5 बुक्स जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं कहूँगा भगवत गीता। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको हर 3 साल में एक बार पढ़ना चाहिए। तो हर 3 साल में आप जब पढ़ोगे तब वो बुक बहुत अलग लगेगा आपको, तो जस्ट पढ़ लो, जो भी समझना है समझ जाओगे,
उसके पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, वो आएगा तुम्हारे पास, जो भी मीनिंग है आना चाहिए। बाकी के 4 बुक्स थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे बोलने के लिए, क्योंकि सबके लिए बहुत सब्जेक्टिव होता है। एक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, डैनियल कानमैन करके एक ऑथर है। उनका बुक बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ब्रेन के बारे में काफ़ी उन्होंने लिखा है। बाकी कौन से बुक्स होंगे? 5 बुक्स मे बी ऐसे कोई फिक्शन पढ़ सकता है। हाँ, तो मेरे फेवरेट बुक्स मैं कहूँगा, एक है हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। इट इज़ अ फनी बुक। हमें पहली बार पढ़ने से हमें लगेगा कि ये तो ह्यूमर है, इसमें कुछ है नहीं, बट अगेन लाइक भगवत गीता, अगर आप तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पूरे दुनिया के सारे फिलॉसफीज इस बुक में मिलेगा आपको। तो काफ़ी डीप बुक लगा मुझे। 4th 2 और है अभी। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। सो वन बुक दैट आई एम करंटली रीडिंग इज अ बुक कॉल्ड आई एम अ स्ट्रेंज लूप। Wow, interesting. That is a book by an author called Daniel Hofstadter. He's a physicist. और वो बुक कहती है कि जो कॉन्शियसनेस है वो एमर्ज होता है फ्रॉम लूप्स, एंड फॉर मी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग बुक्स दैट आई हैव रेड। तो मुझे वो बहुत पसंद आया। और तीसरा मैं कहूँगा कि ऐसा कोई फिक्शन बुक पढ़ो जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फॉर योर एंटरटेनमेंट। आपके पास ऐसा एक बुक होना चाहिए जो आप सिर्फ उठा के पढ़ रहे हो आपके कंफर्ट के लिए, ठीक है। मेरे लिए वो प्राइड एंड प्रेजुडिस है। और इसका यही बुक होना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट आपके पास हमेशा एक कंफर्ट बुक होना चाहिए। जब भी बोर हो जाए कोई भी पेज खोलो और पढ़ना शुरू करो। अगर आपके पास एक कंफर्ट बुक हो तो लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है। वाओ, मैं भी अभी इम्प्लीमेंट करूंगी अपनी लाइफ में। डन। सेकेंड क्वेश्चन इज कि अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होते तो क्या होते? आई थिंक आई वुड बी अ राइटर। मुझे लिखना बहुत पसंद है, मुझे पोएट्री भी लिखना पसंद है, एसेज भी लिखना पसंद है, तो आई वुड हैव बीन अ राइटर फॉर श्योर। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज अगर आप किसी एक न्यूरो साइंटिस्ट या फिलोसोफर के साथ डिनर पर जाते तो वो कौन होते हैं? ओह वाओ। सो न्यूरोलॉजिस्ट तो एक बहुत ही मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट है जिनका नाम है ओलिवर सैक्स। तो वो भी बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर भी थे और बहुत अच्छे राइटर भी थे, और उनके कई सारे बुक्स मैंने पढ़ के मुझे वो इंटरेस्ट आया था न्यूरोलॉजी में, तो आई वुड पिक हिम। वाओ, दैट्स ग्रेट। एक ऐसी हैबिट जो स्लोली हमारे ब्रेन को किल कर देती है? अल्कोहल इज अ बिग वन। Okay. जो भी ड्रिंक करता हो रेगुलरली, उनको समझना है कि अल्कोहल से तुम्हारा ब्रेन का स्लोइंग हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, तुम्हारे स्लीप को भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा हैबिट है लेट नाइट्स। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट स्पेशली द यंगर पीपल शुड नो कि लेट सोने से और जल्दी उठने से, मतलब हमारा अगर रेगुलरली स्लीप साइकिल अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ तो उससे एक्चुअल में डैमेज हो सकती है ब्रेन में। ओके। अगर आप अपने यंगर सेल्फ को कुछ एडवाइस देते तो क्या होती वो? मैं कहता कि तुम्हें जो करना है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप कैसे करते हो। तो कहीं से भी तुम्हें खुशी मिल सकती है, as long as you are doing it regularly, consistently, and you are learning from it. तो हम कई बार सोचते हैं कि ये करने से I'll be happy, ये करने से I'll be happy, but actually वो जो happiness है वो बहुत short lasting होता है। जो long lasting happiness है वो सिर्फ long term consistency से आती है, और उसमें फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। So ये एक चीज मैंने काफी चीज ट्राई करने के बाद मुझे समझ में आया, तो I would say this. That's great. 5 गेम्स जो ब्रेन के लिए हेल्पफुल होते हैं? Top would be chess. It is definitely useful. Rubik's cube is very useful. Juggling, either juggling balls with your hand or juggling a football, जिससे पैर से हम करते हैं, वो बहुत यूजफुल है। बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी यूजफुल। तो जैसे सम योगा एक्सरसाइजेज जिससे तुम्हें बैलेंस करना होता है, कोई भी बैलेंसिंग एक्सरसाइज आर यूजफुल। एंड इन जनरल एरोबिक एक्टिविटीज जिससे तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाए और तुम फ्रेश एयर ब्रीथ कर रहे हो, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, ये सब ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेनजी को बोला जाता है दे आर मोस्ट क्रिएटिव जनरेशन, ऑल्सो मोस्ट डिप्रेस्ड वन। सो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
चैलेंजेस तो सबके लिए सेम ही होता है कि ब्रेन में इमोशंस आते हैं, स्ट्रेस होता है बाहर, और इसको कैसे डील करना है वो हमें पता होना चाहिए। पहले के ज़माने में काफ़ी बार सोसाइटी में ही इसमें सॉल्यूशंस इनबिल्ट था। जैसे कंपनी चाहिए, जॉइंट फैमिली है, एंटरटेनमेंट चाहिए, सब कुछ सामने हो रहा है और हमारा डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम था। आज के ज़माने में सोसाइटी से ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा तुम्हें, तो जो भी हमें करना है उसका सिस्टम खुद से बनाना पड़ेगा। तो अगर कंपनी चाहिए तो सिस्टम बनाओ, फ्रेंड्स सर्कल बनाओ और उनके साथ बार बार मिलने का सिस्टम बना के रखो कि हर संडे हम ये करेंगे या हर वीकेंड हम ये प्लान करेंगे। तो जैसे तुम्हारा कम्युनिटी का सिस्टम बन जाता है, तुम्हारा कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड याद रखो कि सोसाइटी ओनली वांट्स यू टू वर्क, बट द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज नाउ कंप्लीटली ऑन यू। कोई नहीं आ रहा है तुम्हें देखने के लिए, तो तुम्हें खुद से वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा। परफेक्टली सेड। सो एक और क्वेश्चन है कि अगर आपको ब्रेन को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो क्या होगा वो? I would say potential. Wow. I feel that there is A lot of endless potential True. for the brain. True. Last question is weirdest brain fact that you know. Weirdest brain fact I know is कि जब से अर्थ में लाइफ बना है और जो पहले लाइफ ऑर्गेनिज्म ने जो भी लेसन सीखा है, वो ही लेसन अभी तक ब्रेन में डेवलप हो रहा है। तो जैसे फिशेस के जो रिएक्शंस है और ऑक्टोपस ने जो सीखा है और रेप्टाइल ने जो सीखा है, वो सारे लेसन्स हमारे भी नर्वस सिस्टम में एनकोडेड है। वाओ। तो कोई चीज़ हम भूलते नहीं है, हम सिर्फ उसके ऊपर और ऐड करते जाते हैं। तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लेसन्स दैट एवरी लाइफ फॉर्म हैज लर्नड। तो हम लोग को उनको देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अलग है। वी आर लर्निंग फ्रॉम देम ओनली। ट्रू दैट। Thank you so much, Dr. Sid, for such an insightful session. I तो enjoyed this session a lot, and I'm sure जो हमारी audience है उनके भी काफ़ी सारे doubts clear हुए होंगे, and उनको भी आज का session काफ़ी helpful, insightful and बहुत ज़्यादा informative लगा होगा। Thank you so much. मुझे बुलाने के लिए मैं भी बहुत खुश हुआ। I really enjoyed this chat. Thank you so much for coming, sir. Thank you. सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।